गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। निकाल लें भाई अपने पास। अगला टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, आप लोगों के पास जो ये अगला टॉपिक है, इसके अंदर पुराने सारे कंसेप्ट यूज होंगे। हमारे पास टॉपिक है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके अंदर करते क्या है, ध्यान से सुन लें आप। इसके अंदर हमारे पास दो मान लीजिए वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स हमारे पास है a1i प्लस b1j प्लस c1k और दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपसे कहा जाए कि इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसे समझने से पहले आप ये दो पॉइंट समझ लें ध्यान से कि अगर किसी भी वेक्टर में i की डॉट i से करी जाए, j की डॉट j से करी जाए, k की डॉट k से करी जाए, तो वो आपको हमेशा 1 देता है। लेकिन अगर कभी भी i की j से या j की k से या k की i से, मतलब सेम से करेंगे तो 1 आएगा, और अगर डिफरेंट कंपोनेंट से करेंगे आप तो वो आपके पास जो है, बट कोशिश ये करें कि बहुत तसल्ली पूर्वक बैठे। तो आपके पास जो है, मैंने बताया कि i की i से, j की j से, k की k से डॉट करने पर आपको 1 मिलेगा। i की j से, j की k से, k की i से मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 मिलेगा। तो इस बिहाफ पर अगर मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं जिनकी आप डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये रहेगा कि i वाले की i वाले से जब आप करेंगे, a1i की जब आप इंटू करेंगे a2i के साथ, तो वो आपको i डॉट i 1 दे देगा, यानी कि a1 a2 बच जाएगा। फिर जब आप i वाले की करेंगे डॉट j वाले के साथ और i वाले की डॉट करेंगे k के साथ, तो उस केस में वो आपको 0 दे देगा। भाई आपने i वाले की i से करी तो ये आ गया a1 a2, बाकी दोनों के साथ 0 हो जाएगा। ऐसे ही j वाले की j वाले के साथ कर देंगे आप तो ये आ जाएगा b1 b2। ऐसे ही k वाले की k वाले के साथ कर देंगे आप तो आ जाएगा c1 c2 और बाकी सब 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, इसके अंदर कहीं भी हमारे पास i j के नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक नंबर है। इसके अंदर i j के हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये बात आई हमारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करी जाती है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ी i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 और k डॉट k इज इक्वल्स टू 1, इस कंसेप्ट की। और बाकी किसी की भी हो डॉट तो वो हमेशा 0 हो जाता है हमारे पास। ये तो हुआ इसका बेसिक फंडामेंटल। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उन्हें भी ध्यान से समझ लें आप लोग। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुन लीजिए। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट कर रखा है आप लोगों ने कि अभी बताया भी था कि अगर आप डॉट निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए की डॉट बी से कर लें या बी की डॉट ए से कर लें, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आता है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है जैसे आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे कि भाई a प्लस बी नेचुरल नंबर पे b प्लस a के इक्वल है, यानी कि 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 नेचुरल नंबर पे आपस में इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा करते थे।
ये वही कंसेप्ट हमारे पास है यहाँ पर भी, सेम टू सेम जो हम पढ़ रहे हैं, बस ये डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। तो यानी कि ए डॉट बी इक्वल होता है मेरे बच्चे किसके, बी डॉट ए के। अगला टॉपिक हमारे पास है इसी में ही, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो उसका क्या फंडामेंटल है वो सुन लीजिए ध्यान से। टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मान लीजिए आपके पास बी वेक्टर है। तो उन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि cos थीटा इज इक्वल्स टू दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाया है ये इसलिए लगाया कि जो थीटा है ये एक्यूट एंगल आपको यहां से मिल जाएगा। भाई पॉजिटिव एंगल आएगा अगर हम इस मॉडुलस को लगा देते हैं, तो कई जगह पर ये लगा मिल भी सकता है आपको, नहीं भी मिल सकता अगर नेगेटिव आ रहा होगा। सिंपल आप cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो वैल्यू टेबल में से होगी तो cos से cos एडजस्ट हो जाएगा, और टेबल से नहीं होगी तो आप उसको थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 इस तरीके से लिख देंगे। सपोज वो 1/3 टेबल में होता नहीं है तो आप थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स की टर्म्स में निकाल देंगे। ये आपके पास आ जाएगी एंगल की वैल्यू अगर थीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो। अब इसके बाद अगर सपोज करिए अगला टॉपिक हमारे पास आता है परपेंडिकुलर का। तो अगर मैं अगले टॉपिक की आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला था cos थीटा बराबर दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। सपोज करिए थीटा 90 डिग्री हो जाता है ये, तो अगर थीटा 90 डिग्री हमारे पास हो जाता है, भाई वीडियो बंद कर लें अपने बाकी बच्चे, हर्षित त्यागी। थीटा सपोज करिए आपके पास 90 डिग्री अगर हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए डॉट बी की, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब, ये लिखा है यहाँ पर डबल इंप्लाइज करके, ये जो साइन है आपके पास ये वाला, ये कहलाता है इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज इसको बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर when a dot b equal to 0 and if a dot b is 0 then the vectors are perpendicular to each other। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये तो आपने आज नई सी बात बता दी, इससे पहले तो आपने परपेंडिकुलर वाले में कुछ और सिखाया था। अरे भाई तब भी तो यही सिखाया था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए, और यही चीज तो डॉट है। अरे अभी तो पढ़ाया आपको, अगर दो वेक्टर हैं a1i b1j c1k a2i b2j c2k, तो a डॉट b क्या निकला था देख लो, पिछले कंसेप्ट पे लिखा हुआ है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अगर आप वैसे सोचें कि भाई हम तो पिछले कंसेप्ट से करेंगे तो आप वैसे कर लो, और अगर आप चाह रहे हो कि भाई डॉट निकाल के चेक कर लेंगे, बात एक ही है दोनों की। तो अगर डॉट 0 आ गई तो आप कह देंगे वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब है। ऑर्थोगोनल है हमारे पास नाम इसका दूसरा, स्पेलिंग लिख लें ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल। तो अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास, लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको पैरेलल दिखाना है तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस कंसेप्ट का यूज करो, बिल्कुल नहीं करना इसका यूज। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल दिखाना है, कंसेप्ट याद जरूर कर लेना, एक नंबर में पूछ लेते हैं कई बार कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर वो इक्वल आ जाए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी के, तब हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसे हैं दोनों वेक्टर आपस में, पैरेलल हैं। ये याद जरूर कर लेना, लेकिन फिर भी कहूंगा इसे अप्लाई मत करना। तो अप्लाई क्या करना है आपको वो सुन ले ध्यान से कि a1 अपॉन a2
वही कंसेप्ट जो पुराना है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, वही कंसेप्ट जो आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 है, then vectors are parallel or collinear, means their corresponding scalar components are proportional to each other। ये फंडामेंटल हमारे पास है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका डॉट का जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर किसी भी वेक्टर की अपने आप के साथ डॉट कर दी जाए तो उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाता है। कैसे भाई, अगर मान लो आपके पास, सपोज करिए कि आपके पास ए वेक्टर है A1i प्लस B1j और प्लस C1k, और आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों की डॉट कर देंगे, यानी कि ए की डॉट ए से ही कर देंगे। तो भाई ए की ए से करोगे तो ये तो मिलेगा A1 स्क्वायर, ये मिलेगा B1 स्क्वायर, यहां से मिलेगा C1 स्क्वायर, तो वो आपके पास इक्वल होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के। आप निकाल के देख लें इस चीज को। तो आपके पास कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि किसी भी वेक्टर की, याद रखना, किसी भी वेक्टर की अगर हम अपने आप के साथ डॉट कर देते हैं तो हमें हमेशा उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मिल जाता है। अगला टॉपिक है इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछता है वो आपसे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। दोनों वेक्टर आपको देता है। आप एक्सरसाइज नंबर 10.3 यदि खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे उसके अंदर क्वेश्चन मौजूद है, शुरुआत के 4th या 5th नंबर के क्वेश्चन पे ही है वो। क्या कहा गया? टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ऑन जिस पे कहेगा ना, ऑन, बस उसका मैग्नीट्यूड नीचे आना है और ऊपर दोनों की डॉट आनी है। सीधा फंडामेंटल है, बिल्कुल याद रखने का कंसेप्ट। जैसे अगला देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ऑन किस पे कहा? ए पे, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा और दोनों की डॉट ऊपर आएगी। अब आप कहो सर डॉट में बी पहले लिखूं या ए पहले लिखूं? अरे भाई आपको बताया तो था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, कोई बात नहीं। तो आप ये कह सकते हैं अगर प्रोजेक्शन निकालना है दो वेक्टर का, पहले का दूसरे पर, तो दोनों की डॉट अपॉन जिस पे ऑन कहा उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये हुआ हमारे पास टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। इसके बाद आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या कहता है हमें, वो भी देखिए ध्यान से। जी हाँ, प्रोजेक्शन का यहाँ क्या मीनिंग है? प्रोजेक्शन का यहाँ अक्षित, इसके लिए कोई बेसिक यूज इसका खास नहीं है। वैसे प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक का रिफ्लेक्शन दूसरे पर, लेकिन उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, ना कोई टॉपिक इससे रिलेटेड कुछ भी हमारे पास है। अब हमारे पास आगे क्या आता है, देखिए ध्यान से, कि कई बार हमारे पास वो ये कह देता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनके डीसीज दे दिए जाते हैं। कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, और कहता है शो करो कि वो परपेंडिकुलर होंगे। अब आप कहो सर हमने डीसीज में तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो डीआरएस का फार्मूला पढ़ा है। तो डीआरएस हो या डीसीज हो, फार्मूला वही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डीसीज की प्रोडक्ट का सम, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू किसके होगा? 0 के। तो ये आपके पास कंसेप्ट है कि इफ द डीसीज ऑफ टू वेक्टर्स आर गिवन, डीसीज मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, पहली एक्सरसाइज में बताया था आपको, तो वो डायरेक्शन कोसाइंस की, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोडक्ट का सम अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब
इसके बाद एक आखिरी कंसेप्ट और है, वैसे तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नोट भी कर लिया था शायद आप लोगों ने, मैंने कहा था कि कंसेप्ट नोटबुक में नोट कर लेना आप लोग। क्या कहा गया आखिरी कंसेप्ट में, देख लें कि अगर ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, सॉरी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज जीरो, इसने पहले ये लिख दिया, वैसे मैंने आपको नोट भी कराया था कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो जीरो वेक्टर होगा, और उसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। दोनों ही बातें हैं, अगर जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड जीरो, और अगर मैग्नीट्यूड जीरो आ गया तो इसका मतलब वो एक जीरो वेक्टर है। इसके लिए आप 1 मिनट एक्सरसाइज निकाल लें, एक्सरसाइज नंबर 10.3, उससे ठीक पहले हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आप लोग निकाल लें अपने पास, एग्जांपल्स फाइंड आउट निकाल लीजिए प्लीज अपने पास आप लोग। देखो पहला एग्जांपल जो इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, उसमें क्या कहा गया हमारे से कि भाई हमें एंगल निकालना है। क्या तरीका है एंगल निकालने का, क्या मेथड है, वो सब बताया हुआ है आपको। फिर भी एक बार शो कर देता हूं कि कैसे आप लोग निकालेंगे एंगल, देखिए ध्यान से। ये आपके पास है इस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास। एग्जाम्पल 13 में ये कहा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 and 2, दिखाई नहीं दे रहा इसमें, आगे लिखा है विद मैग्नीट्यूड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपको इसमें दिया गया है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, और उसने हमारे से कहा व्हेन a डॉट b इज 1। तो भाई आपने सीधा सीधा फार्मूला पढ़ रखा है, आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी, सारी पहले से ही पॉजिटिव थी, 1/2 आ गया। तो थीटा cos थीटा था, cos को उधर ले गए, आपके पास ये आ गया cos इनवर्स हाफ, हाफ वैल्यू cos π/3 पे होती है, cos से cos एडजस्ट हो गया, और आपको थीटा की वैल्यू π/3 मिल जाएगी। यहां से थीटा आपके पास π/3 आ गया। तो ये हुआ हमारे पास इसका पहला एग्जांपल, देख लें। इसके बाद आगे चलते हैं हम, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सेम इसी टाइप का एग्जांपल है अगला भी। उसके अंदर क्या कहा गया आपको, उसमें आपसे ये कहा गया कि एंगल निकालना है। अब की बार क्या था, मैग्नीट्यूड वगैरह दिए गए थे आपको, मगर इस बार इन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया हमें, ध्यान दीजिए, इस बार इसने हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में इसने हमें, देखें ध्यान से, उसने हमारे से ये कहा इस एग्जांपल के अंदर कि फाइंड थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। आपको दो वेक्टर दे दिए इस बार पूरे पूरे, और आपसे ये कह दिया कि आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो भाई वही बात, आपने फार्मूला लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगाओ ना लगाओ, मैंने बताया था दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा अगर वो कह रहा है एक्यूट शब्द का यूज करे तो मैग्नीट्यूड लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आप सीधा कर लें। ये निकाली, दोनों की डॉट -1 आ गई, फिर दोनों की डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड किया हमने, तो -1/√3 इंटू √3 -1/√3। आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, ध्यान से देखें, आपको थीटा की वैल्यू मिल गई यहां पर cos इनवर्स -1/√3। ये एंगल आ गया हमारे पास। अब इससे अगला जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, वो भी समझ लें ध्यान से। इससे अगले एग्जांपल में उसने आपसे ये कहा 15th एग्जांपल में कि भाई a इतना है b इतना है, दोनों दे दिए, कह रहा है शो करो a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। आपको इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है मेरे बच्चे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन यू हैव टू शो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसके लिए आपको उनकी डॉट जीरो दिखानी होगी। कोई बात नहीं,
आपने क्या किया, a प्लस बी निकाल लिया पहले, a माइनस बी निकाल लिया पहले। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप एक काम करें, इसे तो आप कह दें सी वेक्टर, इसे आप कह दें डी वेक्टर। उसके बाद सी डॉट डी निकाल लें, चाहे ऐसे ही लिख लें चाहे ऐसे लिख दें, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो आपने इनकी डॉट निकाली और वो डॉट फाइनली हमें कितनी मिल गई, 0। जैसे ही डॉट 0 आ गई एट वंस हम कह देंगे दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि वो दोनों कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मैं समझता हूं बिल्कुल साधारण सा सवाल है। कंसेप्ट अगर आपको याद है तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो हाँ, कुछ नहीं होने वाला। अगले में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 16 भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल 16 में इसने कहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, बाद वाले के ऊपर ऑन कहा, तो पहले को ए दूसरे को बी कह रखा है, तो इसका मतलब दोनों की डॉट अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। वही सेम फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है जो आपको मैंने कंसेप्ट नोटबुक में बताया था। तो इस आप देखें इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ ले। इसके बाद एग्जाम्पल 17 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 17 में कहा इसने हमारे से कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको 2 दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको 3 दे दिया, और ये कह दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 4 है। भाई ए डॉट बी कहूं या बी डॉट ए कहूं, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसे कैसे करेंगे, एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी कभी आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर आप वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि किसी भी वेक्टर की अपने आप से डॉट उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। तो आपको ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालनी है, आप इसका होल स्क्वायर लेकर चलेंगे तो उसका मतलब होगा अपने आप से ही डॉट, यानी कि a माइनस बी की डॉट किसके साथ, a माइनस बी के साथ थी, यही। तो आप इन दोनों की डॉट कर देंगे, कैसे होगी डॉट देखें ध्यान से। भाई ए की डॉट ए से करोगे पहले तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। फिर ए की डॉट बी से करोगे आप तो माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर बी की ए से करोगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की बी से करी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, बुक में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में एग्जांपल में इसी में ही 2 दी है वैल्यू, तो आप 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू भी 4। फिर उसके बाद बी डॉट ए, उसकी वैल्यू भी 4, और उसके बाद हमारे पास है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की वैल्यू 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 में से 4 चले गए, 5 आ गया। अब आप कहो सर ये तो होल स्क्वायर की वैल्यू आई, तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दो। अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, वो स्क्वायर हटा के अंडर रूट तो कर देते हैं लेकिन वो साथ साथ प्लस माइनस भी लगा देते हैं। अरे भाई मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आंसर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितना, √5। देख लें पेज पलट के आंसर एक बार। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास, सेम पैटर्न पे। एग्जाम्पल नंबर देखें ध्यान से तो 18 है हमारे पास, वो भी आप अपने आप करेंगे, ट्राई करेंगे खुद, मैं नहीं करा रहा हूं। इसके बाद बचे 19 और 20th एग्जाम्पल पहले। तो एग्जाम्पल 19 20 आप अभी रोक देंगे, ये मैं समझाऊंगा 19 20। इसके बाद आया एग्जाम्पल नंबर 21, उसने कहा शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। तो आप क्या करेंगे, उन 3 पॉइंट से पहले ए बी निकाल लेंगे, बी में से माइनस करके, फिर बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर सी ए वेक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद इसने जो कंसेप्ट लगाया है वो कंसेप्ट आप मत लगाना,
आप क्या करना, 3 निकाले ना इसने बुक में, आप 2 ही निकालना, ए बी और बी सी, सिर्फ 2। देख ले ध्यान से, दिखा रखा है सॉल्यूशन आपको। ए बी वेक्टर निकाल लें और बी सी वेक्टर निकाल लें, सिर्फ 2 निकाल लें, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग डीआरएस की रेशियो निकाल लेना। मतलब A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू। आप देखेंगे ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगी। देखो ध्यान से अब बुक में अपने, तो आप ये पाएंगे 1/2 1/2 1/2 आ गया, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो सकते हैं। आप ध्यान से देखें, ए बी और बी सी में एक पॉइंट कॉमन है। हाँ भाई, ए बी में और बी सी में एक पॉइंट कॉमन है, और वो कौन सा है, बी। तो इसका मतलब ये दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। आप कहो सर कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया क्या लाइन लिखनी है। तो आप एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी बुक में ही चैप्टर नंबर 11 में पहली एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें आखिरी की 2-3 लाइन लिखी हैं, उसे पढ़ के देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं आपको शो कर देता हूं यहां पर, देख लें ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, देख लीजिए किस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 5 की ये लास्ट की लाइन है कि इसमें लिखा है, इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी। आप यहाँ वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, हेंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी, बट point B is common to both AB and BC, therefore A, B and C are collinear points। ये लिखना है आपको। तो ये आपके पास हुआ एक्सरसाइज नंबर 10.3 का कंप्लीट बेसिक प्लस इसके एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। आज आपको सारे एग्जांपल करने हैं 19-20 को छोड़कर, और उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक। कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पर जो है होमवर्क डाल देगा कि करना क्या है, ऑल एग्जांपल्स ऑफ 10.3 एक्सेप्ट 19 एंड 20 एंड कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 10.3। ये आपका होमवर्क है आज का, बस इतना करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।